अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.3 पेज नंबर 80 पे ही आज हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने लगे। 4.3 और 4.2 में अब जो डिफरेंस है वो आपको बता दूं, क्योंकि पहले 4.1 और 4.2 का डिफरेंस बताया था कि 4.1 में ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सिर्फ लीनियर फैक्टर्स दिए होते थे, या अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी भी थी तो उसको फैक्टराइजेशन करने के बाद हम सिंप्लीफाई करते थे। जो एक्सरसाइज 4.2 था उसमें रिपीटेड नेचर का था। जो रिपीटेड वाला फैक्टर होता था उसको हम ए और बी लॉट करते थे, या दो अल्फ़ाबेट्स उसको लॉट करते थे और तीसरा सी के लिए। और 4.3 में और 4.2 में क्या डिफरेंस है? 4.3 में जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें आपको डिनोमिनेटर में एक इररिड्यूसिबल फैक्टराइजेशन का दिया होगा। यानी इररिड्यूसिबल का मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, लेकिन वो इररिड्यूसिबल होगी, यानी जिसकी हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। आपने पढ़ा हुआ छोटी क्लासेस में भी कि एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ये रिड्यूसिबल है इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। लेकिन अगर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होगा तो वो इररिड्यूसिबल है, क्योंकि उसकी फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। अगर दो परफेक्ट स्क्वेयर के दरमियान माइनस का साइन हो तो उसकी फैक्टराइजेशन होती है, लेकिन अगर दो स्क्वेयर्स के दरमियान पॉजिटिव साइन हो तो उसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। उसको कहते हैं इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे ये देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 सेलेक्ट किया, उसमें लिखा हुआ है 3x माइनस 11 ओवर एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 जो है वो एक इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अगर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 होता तो फिर हम उसकी फैक्टराइजेशन कर सकते थे, लेकिन ये एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है। तो जो इस बुक के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे उसमें एक्स स्क्वेयर प्लस 1, एक्स स्क्वेयर प्लस 4, एक्स स्क्वेयर प्लस 9, एक्स स्क्वेयर प्लस 25, यानी कुछ भी हो सकता है। दो परफेक्ट स्क्वेयर्स होंगे लेकिन उसमें प्लस का साइन होगा दरमियान में, माइनस का साइन नहीं होगा, तो इसका मतलब वो इररिड्यूसिबल फैक्टर है। तो जो इररिड्यूसिबल फैक्टर होगा उसको हमने ए एक्स प्लस बी या बी एक्स प्लस सी अलॉट करना होगा। यानी अगर वो पहले है तो ए एक्स प्लस बी उसको अलॉट करेंगे, और अगर वो बाद में आ रहा है तो उसको बी एक्स प्लस सी अलॉट करेंगे। अब बाकी सारा प्रोसेस वही होगा। फ़र्क क्या होगा कि जो चैप्टर की एक्सरसाइज 4.1 थी उसमें दोनों फैक्टर्स जो हैं वो हम इक्वल टू ज़ीरो यानी ज़ीरो मेथड से निकालते थे। जो सेकंड 4.2 हमने की थी उसमें हमें दो फैक्टर्स मिलते थे ज़ीरो मेथड से, और तीसरा हमने एक्सपेंशन के ज़रिए निकाला था। इस एक्सरसाइज में हमें एक लीनियर फैक्टर मिला हुआ है, लिहाजा एक वैल्यू हम ज़ीरो के इक्वल पुट करके निकालेंगे और बाकी दो के लिए एक्सपेंशन यूज़ करेंगे। बाकी सारा प्रोसेस सेम है। लेट्स स्टार्ट। Let 3x minus 11 over x plus 3 over into x square plus 1 is equal to a over x3 plus bx plus c over x square plus 1। अभी आपको बताया कि जो पहला लीनियर फैक्टर था a x plus 3 उसको हमने a अलॉट कर दिया। अब जो दूसरा फैक्टर है वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और कौन सी है? इररिड्यूसिबल है। इसका मतलब है इसकी हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, लिहाजा इसके लिए हम bx plus c यूज़ करेंगे। सो bx plus c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आगे सारा प्रोसेस वही है, स्टेप्स वही हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब हम इन दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा 3x माइनस 11 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि x प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 3, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, और इसको मार्क कर दिया एज इक्वेशन नंबर 1। Now put x plus 3 is equal to 0, which implies that x is equal to minus 3 in equation number 1। क्योंकि एक ही हमारे पास लीनियर फैक्टर है x plus 3, उसको इक्वल टू 0 पुट करके वहाँ से x की वैल्यू निकाली, और अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे 3 इंटू माइनस 3 माइनस 11। अब राइट हैंड साइड पे क्योंकि जब हम माइनस 3 पुट करेंगे तो बी एक्स प्लस सी ये 0 हो जाएगा, लिहाजा इसके अंदर वैल्यू पुट करने की जरूरत है, डायरेक्ट हम a के लिए वैल्यूज पुट कर देंगे। सो a इंटू एक्स स्क्वेयर था तो माइनस 3 का होल स्क्वेयर प्लस 1 आ गया। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएं, माइनस 9 माइनस 11 हो गया माइनस 20, और माइनस 3 का स्क्वेयर लिया 9, 9 प्लस 1 10a, हैंस a इज इक्वल टू माइनस 20 ओवर 10 यानी माइनस 2। पहली वैल्यू हमारे पास अल्फ़ाबेट की आ गई। अब b और c के लिए हमारे पास कोई लीनियर फैक्टर नहीं जिसको हम इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं, लिहाजा अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे। नाउ एक्सपेंडिंग इक्वेशन नंबर 1, अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। 3x माइनस 11 ऐसे ही आ गया, a इंटू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस a प्लस अब बी एक्स से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, बी एक्स स्क्वेयर प्लस 3bx, अब सी एक्स प्लस 3c। ये हमारी इक्वेशन डायरेक्ट आ गई। एक और फ़र्क पता लग गया, जो 4.2 थी उसमें
ए प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू भी आती थी, इसमें होल स्क्वायर का फार्मूला भी एक्सपेंड नहीं किया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अब कोफिशिएंट्स को अलग अलग करें वैसे, लेफ्ट हैंड साइड पे देखें एक्स वाली वैल्यू है कांस्टेंट वाली, लेकिन एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं थी, उसके साथ जीरो लगा के लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीट कर लेते हैं। 0x² प्लस 3x माइनस 11। अब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को इकट्ठा किया, a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब एक्स वाले उठा लेते हैं 3b प्लस सी, सो 3b प्लस सी इंटू एक्स, और जो कॉन्स्टेंट है जिनके साथ वेरिएबल नहीं है वो है a और 3c, लिहाजा प्लस a प्लस 3c। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम लिखेंगे वही, बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ द बोथ साइड्स। अब हमें सिर्फ ए की वैल्यू हमने निकाली है बी और सी के लिए, अब हमें दो इक्वेशन इसमें से यूज करनी है। पहले फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए प्लस बी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 0, जरा लिखेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब ए की जो वैल्यू हमने निकाली -2 इसमें पुट कर दी, -2 प्लस बी इज इक्वल टू 0, हेंस बी इज इक्वल टू 2। अब सेकंड इक्वेशन, यानी एक्स के कोफिशिएंट भी यूज कर सकते हैं और कांस्टेंट भी यूज कर सकते हैं। मैंने एक्स का कोफिशिएंट यूज कर लिया, एक्स का कोफिशिएंट है इधर 3b प्लस सी और इधर एक्स का कोफिशिएंट था 3, तो लिखेंगे 3b प्लस सी इज इक्वल टू 3। अब b की वैल्यू हमने जो निकाली है वो वैल्यू हमने निकाली b की 2, वो इसमें प्लेस कर दें, तो 3 इंटू 2 प्लस सी इज इक्वल टू 3, 6 प्लस सी इज इक्वल टू 3, हेंस सी इज इक्वल टू 3 माइनस 6 यानी -3। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई, a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू +2 एंड c इज इक्वल टू -3। हेंस ओरिजिनल क्वेश्चन लिखें 3x माइनस 11 ओवर एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू आ गई थी हमारे पास -2 ओवर एक्स प्लस 3, प्लस बी की वैल्यू आई थी हमारे पास 2, उसके साथ x लगाएंगे क्योंकि इक्वेशन में bx प्लस c था, तो 2x माइनस सी यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2x माइनस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 तकरीबन सब एक ही जैसे इसमें आ रहे हैं, सिर्फ क्या आ रहा है, कहीं पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, कहीं पे एक्स स्क्वायर प्लस 9 आ रहा है, कहीं पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ रहा है, प्रोसेस सबका सेम ही है। तो इतने सारे सवालों में मैंने एक क्वेश्चन नंबर 6 भी सिलेक्ट किया ताकि आसानी हो जाए। लेट एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू ए ओवर एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4, यानी सेम क्वेश्चन था जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1, यानी बता रहा हूँ कि 1 से लेकर 6 तक तकरीबन सब एक ही पैटर्न के क्वेश्चन हैं। जैसे मैंने पहला और छठा यानी क्वेश्चन नंबर 1 और 6 सेलेक्ट किया ताकि आपका कॉन्सेप्ट करना है। फिर 7 और 8 दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, उनमें से एक करवा दूंगा या दोनों आपको करवा दूंगा ताकि आपके नोट्स भी कंप्लीट हो जाएं और आपका अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर हो जाए। अब वैसे ही मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, जब मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 2, क्योंकि जब वैसे ही मल्टीप्लाई का मैंने कहा जो प्रोसेस आपको सिखाया है उसी के मुताबिक मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक लीनियर फैक्टर है एक्स प्लस 2, इसको इक्वल टू 0 पुट कर लें, पुट एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में -2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया -2 का होल स्क्वायर, यह आ गया, और राइट हैंड साइड पे जब हम आएंगे यहाँ पे लिखेंगे a इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब a में वैल्यू इसलिए पुट की है क्योंकि अगर हम b में पुट करेंगे तो x प्लस -2 यानी -2 प्लस 2 ये 0 हो जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, लिहाजा डायरेक्ट a के लिए सॉल्व करने के लिए वैल्यू प्लेस कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई किया, -2 का होल स्क्वायर आ गया 4, फिर ब्रैकेट में -2 का होल स्क्वायर आ गया 4 प्लस 4 8 है, यानी 4 इज इक्वल टू 8 है, हेंस a इज इक्वल टू 4 ओवर 8 यानी 1 ओवर 2। अब b और c के लिए एक्सपेंड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। नाउ एक्सपेंडिंग इक्वेशन नंबर 1, लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर आ गया, अब इसको डायरेक्ट प्रोडक्ट ले लें, ए एक्स स्क्वायर प्लस 4a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी एक्स प्लस 2c, सिमिलरली जैसे इसमें किया था। अब वहाँ से दोनों के सेग्रीगेशन करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट अलग बनाए, एक्स के अलग और कॉन्स्टेंट टर्म्स के अलग। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लें तो आ गया ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब एक्स वाले ले लें 2b प्लस सी इंटू एक्स और बाकी कांस्टेंट ले लें प्लस 4a प्लस 2c। ये हमारी इक्वेशन बन गई राइट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीट करें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिया हुआ था, बाकी के साथ 0 लगा लें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2b प्लस सी एक्स प्लस 4a प्लस 2c हमारी जनरल इक्वेशन बन गई। अब बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स
पहले मैंने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया है, यहाँ पे आया ए प्लस बी और यहाँ पे आ गया 1, सो ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब ए की वैल्यू प्लेस की 1/2 प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब b की वैल्यू निकालनी तो कैसे आ जाएगी, 1 माइनस 1/2, यानी b की वैल्यू निकलेगी 1 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से b की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए मैंने x के कोफिशिएंट यूज किए हैं। x का कोफिशिएंट यहाँ पे है 2b प्लस c और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 0, तो लिखेंगे 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। सो 2 इंटू बी की वैल्यू आ गई 1/2 प्लस सी इज इक्वल टू 0, 2 से कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस सी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू -1। अब इसकी वैल्यूज को रिप्लेस कर दें ओरिजिनल क्वेश्चन में, लिखेंगे हेंस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 1/2। ए की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 इंटू एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 और 6 में थोड़ा सा डिफरेंस क्या आया कि क्वेश्चन नंबर 1 में जब हमने ए बी सी की वैल्यूज दी थी तो वो होल नंबर में थी, लिहाजा उसमें डायरेक्ट वैल्यू प्लेस की किसी किस्म के एलसीएम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अब यहाँ पे हमारे पास आंसर आए फ्रैक्शन में, तो इसका क्या मतलब है, हम पहले न्यूमरेटर में वैल्यू पुट करेंगे, यानी बी एक्स प्लस सी की जगह लिखेंगे बी की वैल्यू थी 1/2 एक्स माइनस सी की वैल्यू थी 1, तो 1/2 एक्स माइनस सी। अब यहाँ पे जब आपने इसको नीचे ट्रांसफर करना है तो उसको कैसे करना है, जो न्यूमरेटर है उसका एलसीएम लेके उसको सिंप्लीफाई करना है, यानी मिसाल के तौर पे ये है 1/2 एक्स माइनस 1 है, इसके नीचे 1 लगा के बेशक आप रफ में कर लें या आप माइंड से भी कर सकते हैं। मैंने माइंड से किया कि ये इसका एलसीएम है 2 से मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा -2, तो हम इसको यूँ लिखेंगे प्लस एक्स माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। क्यों, क्योंकि जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 है, 1 बच जाएगा, तो 1 एज ए कोफिशिएंट नहीं लिखा जाएगा और 2 1 2 -2 आ जाएगा। रिवाइज करवा देता हूँ कि 4.3 और 4.2 में डिफरेंस क्या है। 4.2 में हमारे पास डिनोमिनेटर में एक रिपीटेड नेचर का फैक्टर होता था, जिसकी वजह से हम रिपीटेड फैक्टर को 2 अल्फ़ाबेट्स अलाउड करते थे और फिर तीसरा सी जो है वो किसी और को अलाउड करते। इसमें क्या है, इसमें लीनियर फैक्टर ऊपर होगा और नीचे जो हमारे पास है वो एक क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगी जो कि इररिड्यूसिबल होगी। उसकी पहचान क्या होगी कि 2 परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे और बीच में प्लस का साइन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 9 एंड सो ऑन, यानी ऐसे 2 परफेक्ट स्क्वायर लेकिन बीच में उनके प्लस का साइन होगा तो वो इररिड्यूसिबल होंगे। उस इररिड्यूसिबल फैक्टर के लिए हम बी एक्स प्लस सी, अगर ये पहले होता तो इसको ए एक्स प्लस बी अलॉट करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही बोथ साइड्स को एलसीएम से, और उसके बाद जो सेकंड इसमें जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, इसमें हमें सिर्फ एक अल्फ़ाबेट की वैल्यू 0 मेथड से मिलेगी और बाकी 2 वैल्यूज़ के लिए हमें उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, और एक्सपेंशन करने के बाद वही एक्स स्क्वायर या एक्स और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने के बाद ए बी सी की वैल्यूज कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम उसमें आंसर निकाल देंगे। और अगर आपके पास बी या सी में से आंसर फ्रैक्शन में आ जाएगा तो आपने पहले उनकी वैल्यूज़ को ऊपर न्यूमरेटर में लिखना है, फिर उसको एलसीएम के ज़रिए सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल आंसर लिखना है। इंशाल्लाह 4.3 का ही क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 रह गए, वो इंशाल्लाह इसके बाद में आने वाले लेक्चर में वो आपको वो भी करवा दूंगा ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो सके, और एक आधा सवाल 4.4 से भी साथ करवा दूंगा ताकि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो सके। होप यू अंडरस्टैंड।